नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार वीडियो देखते रहिए। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस मैंने स्टार्ट कर रखा है और आप लोग लगातार देखें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। नोट्स बनाते रहिए। 5वां चैप्टर अपना रनिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ते हैं, जिनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करवाइए कि सिलेबस अपना स्टार्ट हो चुका है और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो चैनल को शेयर कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है, और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम जिस उत्साह से आपके बीच में काम कर रहे हैं उसी उत्साह से लगातार काम करते रहें। देखिए, हमने फिजिक्स के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने अतिचालकता के बारे में पढ़ा था कि अतिचालकता क्या होती है, किस तापप्रिय घटना देखने को मिलती है और अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। एक ऐसा टॉपिक जो आप कक्षा 10 में लगातार पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा भी है। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? देखो, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, और आपको प्रतिरोध परिपथ में जोड़ने पड़ेंगे। और वो जोड़ने के पीछे कारण ये होता है कि आपको परिपथ में किस प्रकार की धारा चाहिए, किस प्रकार का विभवांतर चाहिए, ठीक है। धारा और विभवांतर में किस प्रकार आपको परिवर्तन करना है परिपथ में, तो हमें संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों दो प्रकार का होता है। संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का संयोजन होता है, ठीक है। दो प्रकार का संयोजन होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 श्रेणीक्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणीक्रम संयोजन। नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना। प्रतिरोधों का कितने प्रकार से संयोजन होता है? दो प्रकार से संयोजन होता है। पहला श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। देखो, जब भी ये संयोजन करना पड़ेगा तो आपको कम से कम दो प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि दो वस्तुओं को ही आप संयोजन कर सकते हो। अगर दो से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कम से कम दो प्रतिरोध होने चाहिए। एक अकेले प्रतिरोध का संयोजन नहीं कर सकते आप लोग। अकेले प्रतिरोध को आप डायरेक्ट परिपथ में जोड़ सकते हो, सीधा परिपथ में जोड़ सकते हो, लेकिन हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना है। तो प्रतिरोधों का जब संयोजन करना पड़ेगा तो कम से कम आपके पास दो प्रतिरोध होने जरूरी है, ठीक है। दो से ज्यादा आप ले सकते हो, पर जितने भी प्रतिरोध आप जो भी आपको मतलब यूज में परिपथ में जो आवश्यकता होती है उस प्रकार प्रतिरोधों का उपयोग कर सकते हो। अब देखो, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन है। इसमें जब भी आप प्रतिरोधों को जोड़ोगे, 2 या 3 या 4 जितने भी प्रतिरोध आप जोड़ रहे हो, जैसे ही उन प्रतिरोधों को आप जोड़ोगे तो उन प्रतिरोधों की जगह, ठीक है, जैसे आपने सपोज करो आपने 3 प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, तो 3 प्रतिरोधों की जगह, चाहे वो श्रेणीक्रम हो या समांतर क्रम हो, आप लोग एक प्रतिरोध यूज में लेते हो। उन 3 प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध जोड़ते हो आप लोग, ठीक है। चाहे वो 3 प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हो, चाहे वो 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, वो अपना अपना अलग अलग प्रभाव दर्शाते हैं। पहला प्रतिरोध अलग प्रभाव दर्शाएगा, दूसरा प्रतिरोध अलग प्रभाव दर्शाएगा, तीसरा प्रतिरोध अलग अपना प्रभाव दिखाएगा। तो जब इन तीनों का मिलाकर एक प्रतिरोध बनाते हैं, तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बनाएंगे, वो कहलाएगा तुल्य प्रतिरोध। वो क्या कहलाएगा? तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। ये चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जहां आपने जैसे 2 या 3 या 4 जितने भी प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, उन सब की जगह आप एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, ठीक है। उन सब का प्रभाव एक प्रतिरोध से दर्शाएंगे, उन सब की जगह वो तुल्य प्रतिरोध होगा। और तुल्य प्रतिरोध जिन बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना, तुल्य प्रतिरोध जिन बिंदुओं के बीच में जोड़ा जाएगा, ठीक है,
उन बिंदुओं के बीच में धारा और विभव अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज आप लोग। अब जैसे ये चीज आएगी तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करवा दूंगा कि परिपथ की जो धारा है, पूरे परिपथ की बात कर रहा हूं मैं, पूरे परिपथ की धारा और विभव ये दोनों मान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, पूरे परिपथ की धारा और विभव नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों का एक परिणामी प्रभाव होगा। ठीक है, जो प्रतिरोध अलग अलग क्रम में जुड़कर अपना असर दिखा रहे थे वो तुल्य प्रतिरोध अकेला वो असर दिखाएगा। उस दौरान परिपथ की धारा और विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी है यहां पर। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जो है वो अलग अलग भी हो सकता है और इनको एक साथ परिपथ के हिसाब से एक जगह श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों साथ साथ भी आपको परिपथ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों संयोजन को साथ साथ भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले जिस संयोजन का अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन पढ़ रहे थे पहले? श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ लेते हैं। चलिए मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास 3 प्रतिरोध है बच्चों। ये पहला प्रतिरोध है जिसका नाम मैंने R1 दे दिया। फिर ये दूसरा प्रतिरोध है जिसका नाम मैंने आपको R2 बताया। फिर ये तीसरा प्रतिरोध है जिसका नाम मैंने आपको R3 बताया। जब प्रतिरोध इस प्रकार एक के बाद एक इस प्रकार जैसे हमने जोड़ रखे हैं, जब ऐसे कनेक्ट होते हैं तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और इसके जोड़ने का तरीका क्या होता है कि ये पहला प्रतिरोध है, देखो ये प्रतिरोध का पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा कहलाएगा इस सर्किट के अनुसार। इसी प्रकार इसका ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा हो गया। तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये हो गया दूसरा सिरा। ठीक है, तारी तो ही तो एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? इस प्रकार क्रमानुसार ऐसे जुड़े होते हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इनको मैंने एक परिपथ से जोड़ा हुआ है, विद्युत परिपथ से, और यहां पर मैंने एक बैटरी या सेल जो भी आप जोड़ना चाहो, मैंने बैटरी कनेक्ट की है, कनेक्ट कर दी। ये बैटरी है मेरी V वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी है ये? V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। बात आ गई समझ में? तो ये बात आप लिख सकते हो कि प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। ठीक है, यह बात मैंने यहां पर नोट कर दी। अब देखो बच्चों, जब ये बैटरी कनेक्ट कर दी है, पूरा सर्किट जो है वो बंद परिपथ बन चुका है। इसके लिए आप यहां पर धारा प्रवाह को रोकने के लिए एक कुंजी भी यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, कुंजी ये जैसे प्लग कुंजी होती है, जैसे ही आप इसमें डॉट लगा देते हो, ठीक है, एक तांबे की डॉट होती है, डॉट लगा देते हो, इस सर्किट में करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, धारा बंद परिपथ में बहती है। और जब ये डॉट हटा लेते हो इस प्रकार, तो यहां पर ये कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन टूट जाता है, तो करंट सप्लाई नहीं होगी। अब फिलहाल इसमें करंट सप्लाई नहीं है, यानी ये सर्किट में धारा नहीं बह रही। जब किसी सर्किट में धारा नहीं बहती है ना, वो खुला परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? खुला परिपथ। अब ये खुला परिपथ है, और जैसे ही मैं इनके बीच में ये डॉट लगा दूंगा ना, ये डॉट लगा दी,
अब ये हो गया बंद परिपथ, और धारा हमेशा बंद परिपथ में बहती है। तो अब धारा बहना शुरू हो गई, और आपको पता है धारा बैटरी के धन सिरे से प्रवाहित होती है और ऋण सिरे में प्रवेश करती है। धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे में प्रवेश करती है। मैं कह देता हूं इस धारा का मान I है। तो बैटरी की क्या विशेषता होती है, जितनी धारा बैटरी से निकलती है उतनी धारा इसमें वापस प्रवेश करती है। तो इससे I धारा निकली है और I धारा वापस कवर हो गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपने क्या देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो धारा, जितनी धारा यहां से जा रही है, कितनी धारा जा रही है, I धारा वापिस इस सिरे पर, जैसे मैं इस सिरे को नाम दे देता हूं, मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया A और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया B। समझ में आ रही बात मेरी। तो बिंदु A से धारा पास हुई I, तो बिंदु B पर भी धारा कितनी जा रही है, I जा रही है। तो आपने क्या देखा कि सर श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो मैं बात बता रहा हूं ना बेटा, इनको आप लोग तसल्ली से नोट कर लेना। श्रेणी क्रम संयोजन में नंबर 1 बात, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, और मैंने मान लिया माना I है। ठीक है, कोई भी संयोजन हो, आपके सिलेबस में 3 प्रकार के संयोजन है, संधारित्रों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन और सेलों का संयोजन। तीनों संयोजन में आपको इसी प्रकार की थ्योरी तैयार करनी है, और सूत्र है, तीनों संयोजन एक जैसे ही है। ठीक है, जब अपने रिवीजन में आएंगे तब मैं इनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको, और वैसे आप लोग ये ट्रिक समझ भी जाओगे आराम से। ठीक है, अब देखो जब धारा समान है, अब ध्यान देना, आपको पता है कि यहां से करंट I चली और यहां पर वापस कितनी आ गई, I आ गई, यानी श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो आप श्रेणी क्रम संयोजन की ये विशेषता लिख सकते हो कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, यह परिभाषा में भी यूज में ले सकते हो कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अगर समान रहता है तो उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रतिरोध है, जब प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित हो गई तो ओम क्या कहता है हमसे, ये प्रतिरोध है, अगर इस प्रतिरोध में बह गई धारा तो ये धारा इससे गुणा हो जाएगी, और गुणा होते ही यहां पर उत्पन्न कर लेगी विभवांतर। यही तो ओम का नियम, ओम का नियम यही तो कहता है हमसे कि अगर प्रतिरोध में R में से अगर धारा बह गई तो इनका गुणा होते ही वोल्टेज बन जाएगी, और ये वोल्टेज क्या होगी, इस तार के सिरों के बीच में विभवांतर होगा, यहां विभवांतर होगा, और V बराबर क्या होता है, I गुणा R होता है, ओम का नियम कहता है। अब एक बात बताओ, ये धारा I जा रही है सब में, इस पर इसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, इसमें से I धारा जाएगी तो यहां वोल्टेज बनेगी, इसमें से I धारा जाएगी तो क्या बनेगी, वोल्टेज बनेगी। उस वोल्टेज का मान कितना होगा बताना, इस ओम के नियम से, इस ओम के नियम से वोल्टेज का मान कितना होगा, धारा कितनी है, I है, प्रतिरोध कितना है, R1 है, प्रतिरोध कितना है बेटा, R1 है, तो ये वोल्टेज हो गई IR1। ठीक, फिर इसमें भी धारा कितनी जा रही है, I, प्रतिरोध कितना है, R2, तो ये वोल्टेज हो गई IR2। समझ में आ रही बात मेरी, ये वोल्टेज कितनी हो गई, IR2, धारा कितनी है, I, प्रतिरोध कितना है, R2, इसमें धारा कितनी जा रही है, वही I धारा जा रही है, प्रतिरोध कितना है, R3। अब आप मुझे चेक करके बताओ, क्या IR1, IR2, IR3 क्या आपको बराबर नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर R1, R2, R3 हमने अलग अलग लिए हैं, करंट सब में इक्वल है, लेकिन प्रतिरोध की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो भी अलग अलग होगा। तो इसका वोल्टेज V1 लिख दूं, इसका वोल्टेज V2 लिख दूं, और इसका वोल्टेज क्या लिख दूं, V3। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। नंबर 2 बात, प्रत्येक प्रतिरोध पर
विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा। और मैं मान लेता हूं, मानना क्रमश है, क्रमश है मतलब पहले प्रतिरोध पर V1, V2 व V3 है। बात आ रही समझ में? V1, V2, V3 है। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? इस पर विभवांतर कितना है? V1, इस पर V2, इस पर V3। तो बिंदु A व B के मध्य कुल विभवांतर देखो कितना होगा। तो आप कहोगे सर कुल विभवांतर ये V1 प्लस V2 प्लस V3, कुल विभवांतर ये है V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये किसके बराबर होगा? V के बराबर। कैसे? ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में टोटल विभवांतर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये विभवांतर इस बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज जो है वो V है। ये V वोल्टेज ही 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। पहले प्रतिरोध पर V1, दूसरे प्रतिरोध पर V2, तीसरे प्रतिरोध पर V3। तो टोटल विभवांतर कितना होगा बेटा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब आप कह रहे हो सर चूंकि V1 किसके बराबर है? IR1 के, V2 किसके बराबर है? IR2 के, और V3 किसके बराबर है? IR3 के। बोलो है कि नहीं? ओम के नियम से लिखा है ना मैंने अभी यहां पर। क्यों? क्योंकि I तो सब में इक्वल है। पहले का प्रतिरोध R1, इसलिए हो गया IR1। इसको मैंने क्या लिख दिया? V1। दूसरे का प्रतिरोध R2, ये क्या हो गया? IR2। इसको मैंने क्या लिख दिया? V2। तीसरे का प्रतिरोध R3, धारा कितनी है? IR3। इसको मैंने क्या लिख दिया? V3। ये मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में मान रखने पर V बराबर IR1, IR2, IR3। V1 की जगह मान रख दिया, V2 की जगह मान रख दिया, V3 की जगह मान रख दिया। कॉमन क्या निकला? आप कहोगे सर कॉमन निकल गया I, यहां बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं एक लाइन लिखता हूं कि यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध की अभी मैंने चर्चा की थी ना आप लोगों से कि 3 प्रतिरोध है, मैं तीनों की जगह 1 जोड़ूंगा। है अपनी जगह 3, लेकिन इन तीनों का प्रभाव मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा, वो होगा तुल्य प्रभाव। तुल्य या कुल प्रतिरोध कह दो। और तुल्य प्रतिरोध में RS है, श्रेणी क्रम है ना, इसलिए मैंने लिख दिया इसको RS। ठीक है। तुल्य प्रतिरोध सीरीज होता है ना, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरीज। तो RS लिख दिया मैंने इसको। तो तुल्य प्रतिरोध RS है। तुल्य प्रतिरोध क्या है? RS है। तो V बराबर होगा IRS। अब देखो ये बात मैंने इसलिए पहले बताई थी कि ओम के नियम से लिखा है मैंने। किससे लिखा है मैंने? ये ओम के नियम से। V बराबर IR होता है। V और I मैंने चेंज नहीं किए, R की जगह लिख दिया RS। अभी मैंने बताया कि जब तुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में, कहां जोड़ेंगे? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध जोड़ूंगा। मेरे 2 बिंदु हो गए A और B। इन दोनों बिंदुओं के बीच में मैं तुल्य प्रतिरोध जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा? तुल्य प्रतिरोध। तो दोनों बिंदुओं के बीच में जब तुल्य प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वोल्टेज और धारा चेंज नहीं होगी परिपथ की। उन दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्टेज और धारा चेंज नहीं होगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं शाब्दिक अर्थों में समझाऊं तो V इस सर्किट की टोटल वोल्टेज है, I इस सर्किट की टोटल करंट है, तो RS इस सर्किट का
टोटल या तुल्य प्रतिरोध हो गया। समझ में आ गई बात मेरी? पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आगे इस टॉपिक को बताता हूं। लिख दिया होगा। अब देखो देखो, हर चीज का अपनी अपनी जगह महत्व है बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं। अब देखो, क्या ये V बराबर IRS लिख सकता हूं मैं यहां पर? इसलिए क्या बन गया? IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। यहां क्या लिख दिया? IRS, V की जगह। अब I से I कैंसिल हो गया तो RS बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यह तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम बनाओ तो कैसे बनेगा? ध्यान देना, तुल्य प्रतिरोध के लिए वो ऐसे बन जाएगा। देखो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और यहां लग गया ये RS। ये पड़ी है हमारी बैटरी, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। करंट कितना जा रहा है? I। ये करंट I हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। यानी इस डायग्राम को मैं इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता हूं। समझ में आ रही बात मेरी? ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो आपने क्या देखा कि तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखो बेटा, ध्यान देना, मैंने नोट कर दी ये बात यहां पर कि तुल्य प्रतिरोध RS का मान अलग अलग प्रतिरोध कौन सा है? R1, R2, R3, इनके योग के बराबर होता है। देखो, योग ही तो है ये। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जब इनका योग होगा तीनों का अलग अलग, तो उत्तर ज्यादा आएगा। उत्तर क्या आएगा? ज्यादा। तो मैं यहां लिखूं तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग इस चीज पर कि परिपथ में लगे सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होगा। कौन? तुल्य प्रतिरोध। कैसे? एक एग्जांपल दूं। सपोज आपको कह दूं R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है, और R3 का मान 3 ओम है। R1 कितना मान लिया? एक उदाहरण दे रहा हूं, 1। R2 कितना माना? 2। R3 कितना माना? 3। तो RS बताओ कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो उत्तर आ जाएगा 6 ओम। कितना आएगा? 6 ओम। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ही होगा ना, तीनों का जोड़ करना है। अब देखो, उत्तर आ रहा है 6। ये तुल्य प्रतिरोध है, और तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध मान, सबसे अधिक मान का प्रतिरोध कितना हमारा? सबसे अधिक मान का प्रतिरोध है 3 ओम। ठीक है, सबसे अधिक मान का प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। 3 ओम से भी ज्यादा है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सबसे अधिक मान का प्रतिरोध 3 ओम का था, लेकिन तुल्य प्रतिरोध इससे भी क्या आता है? ज्यादा आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पूछे ना तो आप क्या क्या लिखोगे? प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें परिपथ में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग हो, वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। नंबर 3 बात,
तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर हो, वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। नंबर 4 बात, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन था। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में मैं आगे आप लोगों को टॉपिक बताता हूं। चलो मैं यहां लिख देता हूं। अब देखो, अगर ये तो मैंने 3 प्रतिरोध जोड़े, कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? 3 प्रतिरोध। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर n प्रतिरोध जुड़े हो, यदि n प्रतिरोध हो तो RS बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। ये होगा तुल्य प्रतिरोध। कितने प्रतिरोधों के लिए? n प्रतिरोधों के लिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश डैश चलता जाएगा n प्रतिरोध के लिए। ठीक है, एक चीज ये नोट रखना, अगर मैं आपको ये कह दूं कि यदि R1 R2 R3 इन सब के मान R है, यानी सभी प्रतिरोध एक जैसे हैं, R1 भी कितना है? R है, R2 भी कितना है? R है, R3 भी कितना है? R है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बेटा? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा RX बराबर R1 की जगह भी क्या लिखो? R, R2 की जगह भी क्या लिखो? R, R3 की जगह भी R, और चलता जाएगा, लास्ट में भी क्या आएगा? R आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? RS। ये कितनी बार है? ये आपको बताया कि n बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या NR लिख दूं, तो RS बराबर क्या होगा? NR होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, जिस पर जितने भी संभव कंडीशन बन सकती है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। आप इनके नोट्स बनाइए, किसी अन्य चीज से इसकी कंपैरिजन मत कीजिए। ये मेरे खुद का तरीका है जो कि आप लोगों के सामने मैं रखता हूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें बच्चों, और शेयर जरूर कीजिए आप लोग इस वीडियो को, बच्चों के पास पहुंचाइए ताकि प्रत्येक बच्चा इस चीज का फायदा उठा सके। ये बात मैं आप लोगों को बार बार अनुरोध कर कर आपके सामने रख रहा हूं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये जो टॉपिक आपके सामने है, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ, और हम आप लोगों के सामने ये चीज़ पहुंचाने को हम आतुर हैं और पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। तो हम आपसे इतना ही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल में हमारा पूरा सहयोग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।